हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12वीं के लिए इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। दरअसल हम जिस क्वेश्चन पर बात करने जा रहे हैं ये जैक बोर्ड द्वारा जो 2024 के विद्यार्थियों के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है एक सेट, उसी का ये क्वेश्चन संख्या 42 हम बात कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए हम दोनों ही मीडियम से इसका जो है जवाब आपको देने वाले हैं और बिल्कुल डायग्रामेटिक देने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को यहाँ पर शुरुआत से अंत तक जरूर देखिए। देखो हमने क्या कहा है कि किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारकों की व्याख्या कीजिए। मतलब एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। देखो जब भी किसी वस्तु की पूर्ति की बात होती है तो पूर्ति कौन करता है, सबसे पहले ये समझिए। पूर्ति करता है सप्लायर या फिर विक्रेता या फिर फर्म, जो भी आप कह लीजिए। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि वो पूर्ति को घटाता या बढ़ाता कब है, कुछ तो होंगे। तो यहाँ पर हम लोग उसको कहते हैं पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक, जिसकी वजह से या तो पूर्ति को बढ़ा देते हैं या फिर पूर्ति को घटा देते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले अपने आप को दुकानदार मान लो। अपने आप को क्या मान लो, दुकानदार मान लो, तभी ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहली चीज यहाँ पर मान लो कि आप खुद को जो है वो क्या मानोगे, दुकानदार। तो यहाँ देखो जब तुम्हारी वस्तु का कीमत ज्यादा मिलेगा, जब तुम्हारी वस्तु का कीमत ज्यादा मिलेगा तुम क्या चाहोगे, वही ला करके बेचो, ला करके बेचो, मतलब सप्लाई तो बढ़ाओगे। लेकिन जब तुम्हारी वस्तु का कीमत लोग कम देना पसंद करने लगेंगे, तुम्हारी वस्तु का कीमत दे ही नहीं रहे हैं, तुम भी चाहोगे कि भाई छोड़ दें इस चीज़ को बेचना। ठीक है, तो उसकी सप्लाई को घटा दोगे, स्वाभाविक सी बात है। तो इसी तरीके से हम लोग समझते हैं कि पूर्ति को प्रभावित करने वाले कई सारे कारक हैं। यहाँ तो हमने मूल्य के लिए केवल बात किया, लेकिन पूर्ति को प्रभावित करने के लिए कई सारे कारक होते हैं। उन्हीं कारकों में से हम लोग यहाँ पर 3 कारकों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको आंसर राइटिंग करते समय इसी बात को ध्यान रखना है कि आप एक लैंग्वेज में पहले लिख लीजिए क्या, कि किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं। उनमें से प्रमुख 3 कारक निम्नलिखित हैं। क्योंकि क्वेश्चन में 3 ही कारकों को लिखने के लिए कह रहा था तो हमने ऐसा ही लिखा है। अगर 4 कहता तो 4 लिखते, 5 कहता तो 5 लिखते। ठीक है, देखो यहाँ पर अब अंग्रेजी में कैसे लिखोगे, कह रहे हैं कि देयर आर मेनी फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। मतलब किसी भी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले कई सारे फैक्टर्स हैं, कई सारे जो है वो कारक हैं। उनमें से क्या बोल रहे हैं, द मेन फैक्टर्स या फिर मेन 3 फैक्टर्स एमंग देम आर द फॉलोइंग। मतलब उनमें से कुछ प्रमुख कारक जो 3 हैं वो निम्नलिखित हैं। तो हमने सबसे पहले लिया है वस्तु का मूल्य, जिसे हम कहते हैं प्राइस ऑफ अ गुड्स या फिर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। देखो वस्तु का जो मूल्य है ये पूर्ति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सामान्यतः वस्तु का जो मूल्य होता है और वस्तु की जो पूर्ति होती है, इन दोनों में प्रत्यक्ष संबंध होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। कैसा संबंध है, तो वस्तु का मूल्य और पूर्ति में ध्यान रखिएगा प्रत्यक्ष संबंध है या फिर सीधा संबंध है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, अर्थात किसी वस्तु की मूल्य में वृद्धि होने पर, अगर कोई वस्तु मान लीजिए कि दाम ज्यादा मिल रहा है मार्केट में, तो एक विक्रेता क्या चाहेगा कि पूर्ति अधिक से अधिक किया जाए। तो स्वाभाविक सी बात है पूर्ति तो उस समय बढ़ेगी। लेकिन यदि उसी वस्तु का पूर्ति कम हो जाए तो यदि उसी वस्तु का मूल्य कम हो जाए तो फिर पूर्ति को कम कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। तो आपने क्या देखा कि सामान्यतः वस्तु का मूल्य और पूर्ति की मात्रा में कैसा संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध है, सीधा संबंध है। अर्थात किसी वस्तु की मूल्य में वृद्धि होने पर पूर्ति की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, और मूल्य कम होने पर पूर्ति की मात्रा भी कम हो जाती है। समझ गए होंगे। इसी चीज को हम लोग लेते हैं अंग्रेजी से भी। आपका कंप्लीट यहाँ पर रिवीजन भी हो जाएगा साथ साथ में, क्योंकि हम दोनों ही मीडियम में ले लिए हैं कंटेंट को। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या रहे हैं, क्योंकि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी क्या लिखा हुआ मैंने, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। तो यहाँ पर दूसरा देखिए कह रहे कि जनरली देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी या फिर प्रोडक्ट या फिर गुड्स, जो भी आप लिखना चाहें, एंड इट्स सप्लाई। मतलब किसी भी वस्तु का मूल्य और उसकी पूर्ति में कैसा संबंध है, तो प्रत्यक्ष संबंध है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, दूसरी बात क्या लिखना है, अर्थात व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज, जब किसी वस्तु का कीमत बढ़ता है, द क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेज, तो पूर्ति की मात्रा भी बढ़ा दी जाती है। एंड व्हेन द प्राइस डिक्रीजेज, और जब कीमतें घटती है मार्केट के अंदर में, तो हम विक्रेता के तौर पर क्या करेंगे भैया, हम तो अपनी सप्लाई तो घटा ही देंगे ना।
तो यही बात होगी यहाँ पर, स्वाभाविक सी बात है। अब देखो हमारा यहाँ पे डायग्राम कैसे बनेगा, ध्यान देना। बिना डायग्राम का अगर आप आंसर किए तो नंबर आप अच्छा नहीं कर पाओगे इकोनॉमिक्स में, कभी भी नहीं। तो डायग्राम से भागिए मत, डायग्राम को समझ करके चलिए। देखो डायग्राम में क्या करना है, एक्स एक्सिस खींच लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी आप नोट कर सकते हो, हमने नहीं लिखा है। तो एक्स एक्सिस के साइड में हमने क्या किया, पूर्ति की मात्रा को लिख लिया है, और वाई एक्सिस के साइड में आपने लिखना है वस्तु का मूल्य। क्या लिखना है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी या फिर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। और इधर क्या लिखना है, सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट या फिर क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो पूर्ति की मात्रा एक्स एक्सिस पर है और वस्तु का मूल्य है वाई एक्सिस पर। अब देखो पहले हमने प्राइस ये रख दिया, इस लेबल में हमने रख दिया प्राइस को, और प्राइस इतना है तो उस समय सप्लाई मान लीजिए है ये वाला है। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं, अब मान लीजिए कि प्राइस हम बढ़ा देते हैं, तो प्राइस के बढ़ते ही हम अपनी वस्तु का जो है वो सप्लाई क्या करेंगे, मार्केट में ज़्यादा बेचेंगे यानी कि। तो यहाँ पर सप्लाई भी हमने बढ़ा दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो प्राइस बढ़ गया था तो हमने सप्लाई भी इधर बढ़ा दिया। क्योंकि हमारी वस्तु का कीमत अगर मार्केट में अधिक मिलता है तो हम उसे बेचना पसंद करेंगे। एक सेलर के तौर पर, एक विक्रेता के तौर पर हम चाहेंगे कि बढ़े हुए मूल्य पर हम अधिक पूर्ति करें, ठीक है। और जब मूल्य घट जाएगा, जब मूल्य क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो हमने देखो सप्लाई भी क्या किया, घटा दिया। मतलब कि आप समझ सकते हैं मूल्य घटते ही हमने सप्लाई को भी घटा दिया है। तो यहाँ पर देखिए ये 3 पॉइंट्स बन रहे हैं ना आपस में, इन तीनों पॉइंट को क्या कीजिए, मिला दीजिए। तो इस ढंग से आपका जो है सप्लाई कर्व बन जाएगा बाएं से दाएं ऊपर उठते हुए। मतलब ऐसा क्यों बना है, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, यानी कि वस्तु का मूल्य और पूर्ति में सीधा संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध है। इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप वाला हमारा जो है वो एसएस कर्व बन चुका है, सप्लाई कर्व बन चुका है, कैसा, धनात्मक ढाल वाला। चलते हैं अगले जो है यहाँ पर पॉइंट्स पर। दूसरा पॉइंट हमने क्या लेना है, तो उत्पादन के साधनों की कीमतें। देखिए ये लैंड, लेबर, कैपिटल, इसका जो कीमत होता है वो तो आप लोग जानते ही हैं कि भूमि को मिलने वाला कीमत को लगान कहते हैं, मजदूर को मिलने वाली कीमत को मजदूरी कहते हैं, पूंजी को मिलने वाली कीमत को ब्याज कहते हैं। तो मान करके चलो ये सब उत्पादन के जो साधन होते हैं इनकी कीमतें अगर बढ़ जाए या फिर घट जाए तो क्या पूर्ति प्रभावित नहीं होगी, बिल्कुल होगी। क्योंकि हम लोग देखते हैं जब उत्पादन के कार्य में जितने भी साधन लगाए जा सकते हैं उन साधनों का कीमत अगर बढ़ जाएगा तो हम निश्चित तौर पर उत्पादन लागत क्या समझ पाते हैं कि लागत हमारा ज़्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि हमारे साधन जो है ना, उत्पादन के साधन के कीमत बढ़ चुके हैं मार्केट में, यानी कि लेबर हमको महंगा में मिल रहा है, तो हम उस लेबर से जो काम करवाएंगे तो उत्पादन लागत हमारा तो बढ़ जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो लागत हमारा बढ़ जाएगा ना, साधन महंगा होने से लागत हमारा बढ़ जाएगा, और जब लागत बढ़ जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक उत्पादक के तौर पर उस वस्तु का उत्पादन कम करना पसंद करेंगे। अब सोचेंगे कि जब हमको लेबर सस्ता मिलेगा तब उत्पादन बढ़ाएंगे ज़्यादा, अभी तो लेबर बहुत महंगा मिल रहा है, तो हम लेबर की यानी कि लेबर की जो है वो कीमत देखते हुए हम अपना उत्पादन पहले क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि हमको लेबर महंगे में मिल रहा है और उत्पादन लागत अधिक आ जाएगा। इस वजह से हमने अभी क्या किया है, उत्पादन को कम कर दिया है। तो स्वाभाविक सी बात है ऐसी स्थिति में बाजार के अंदर में क्या होगा, वस्तु की पूर्ति घट जाएगी, ठीक है। लेकिन अब क्या कह रहे हैं आगे, लेकिन जब यहाँ पर आपको लेबर सस्ता में मिलने लगा या फिर जितने भी साधन हैं सब सस्ते हो गए हैं, भूमि आपको आसानी से सस्ता मिल जा रहा है, लेबर भी आपको सस्ते मिल जा रहा है, खाद, गोबर, बीज जो भी आपको चाहिए सब सस्ते मिल जा रहा है, क्या होगा, तो कह रहे हैं कि जब उत्पादन के साधनों की कीमतें घट जाती है ना, जब हमें लेबर सस्ते में मिलेगा तो हम क्या करेंगे, तो उत्पादन लागत यानी कि कम आएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस टाइम एक उत्पादक हमेशा यही चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर लिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री करने के लिए हम उसे मार्केट के अंदर पहुंचा दें, प्रस्तुत कर दें, ठीक है। क्योंकि इसी स्थिति में जो है एक उत्पादक अच्छा खासा लाभ कमा सकता है, क्योंकि इस वक्त जो साधन है वो सस्ते में मिल रहा है। क्योंकि देखो उत्पादन के साधन जो है वो यहाँ पर सस्ते में मिल रहे हैं तो लागत कम आएगा, लागत कम आएगा तो जो प्रोड्यूसर होता है, जो उत्पादक होता है वो मोटिवेट हो जाता है, वो चाहता है कि हम अधिक से अधिक उत्पादन कर लें और अधिक उत्पादन करके हम बाजार में उसे बेचने के लिए प्रस्तुत कर दें, क्योंकि यही स्थिति है जिसमें कि एक उत्पादक अच्छा खासा लाभ कमा सकता है। तो यहाँ पर देख लिया आपने कि किस ढंग से जो है वो साधन का कीमत पूर्ति को प्रभावित कर रहा है। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि बाजार में वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है, कब, जब फैक्टर हमें जो है वो सस्ते में मिलने लगे। लैंड, लेबर, कैपिटल जितने भी हैं सारे उत्पादन के साधन जब हमको सस्ता में मिलेगा हम प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, है ना। क्योंकि हमारे देखो लेबर यानी कि फैक्टर, हमको फैक्टर कॉस्ट हमारा जब कम आएगा दैट मीन्स कॉस्ट कम आएगा, साधन लागत कम होगा, तो उस समय हम
जो है प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, और जब प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो निश्चित तौर पर सप्लाई तो हम बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। तो इस ढंग से आप समझ गए होंगे कि अच्छा, उत्पादन के साधन जब सस्ते में मिलेगा तो हमारा लागत कम आएगा, और लागत कम आएगा तो एक प्रोड्यूसर के तौर पर हम मोटिवेट हो जाते हैं और प्रोडक्शन हम बढ़ाना चाहते हैं। देखो इसी चीज़ को हमने अंग्रेजी में कैसे लिखना है, यहाँ पर हमने ले लिया है सेकेंड पॉइंट। तो देखो यहाँ पर लिया हमने फैक्टर प्राइस या फिर प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमने क्या लिखा है कि व्हेन द फैक्टर्स प्राइस इंक्रीजेज, जब साधन मूल्य अधिक होगा या फिर साधनों का कीमत अधिक होगा, इट्स इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो उत्पादन लागतें हमारी उस समय ज़्यादा आती है। ड्यू टू विच, जिसके कारण प्रोड्यूसर स्टार्ट्स रिड्यूसिंग प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स, मतलब उस समय एक उत्पादक क्या चाहेगा कि पूर्ति को हम घटा दें, और पूर्ति को घटाने के लिए पहले उसको प्रोडक्शन कम करना होगा। तो इस ढंग से क्योंकि लेबर यहाँ पर महंगे में मिल रहा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आने के कारण यहाँ पर रिड्यूस कर दे रहा है, प्रोडक्शन को घटा दे रहा है। यानी कि नेचुरली, यानी कि स्वाभाविक सी बात है, सप्लाई ऑफ अ गुड इन द मार्केट विल इंक्रीज, मतलब इस समय पूर्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सॉरी घट जाएगी। पूर्ति क्यों घटेगी, क्योंकि देखो लेबर हमको महंगे में मिल रहा है, फैक्टर प्राइस ज़्यादा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आएगा। अब कॉस्ट ही हमको उत्पादन करने में ज़्यादा आ जाएगा तो हम उत्पादन को घटाना पसंद करेंगे, और उत्पादन को जब घटाएंगे तो सप्लाई भी हम मार्केट के अंदर में क्या करेंगे, कम कर देंगे। ठीक है, लेकिन जब कह रहे हैं कि व्हेन द फैक्टर्स प्राइस डिक्रीजेज, जब साधनों का कीमत कम होगा, जब लैंड हमें सस्ते में मिलेगा, लेबर हमको सस्ते में मिलेगा, खाद गोबर बीज जो भी कुछ चाहिए सब हमको सस्ते में मिलेगा, तो हम उस टाइम क्या चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर लिया जाए। क्योंकि जब हमको फैक्टर जो है ना, फैक्टर प्राइस यानी कि कम हो गया है, जब हम जान रहे हैं कि लेबर वगैरह सस्ते में मिल रहा है तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी घटेगा। उस टाइम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यदि कम आता है तो हम मोटिवेट हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि इसी समय हम अपना प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, मतलब वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होता है। उस सिचुएशन में हम क्या चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर लिया जाए, प्रोड्यूस ज़्यादा करेंगे और ऑफर कर देंगे मार्केट में सेल करने के लिए कि ले जाइए भैया ले जाइए, हम बहुत सारे जो है वो सप्लाई पहुँचा देंगे मार्केट के अंदर। क्यों, क्योंकि हमको लेबर सस्ते में मिल रहा होगा, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ रहा होगा, यही अच्छा खासा लाभ कमाने का मौका होता है। तो इस टाइम हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाते ही हम अपना सप्लाई मार्केट में बढ़ा देंगे। कह रहे हैं ड्यू टू विच सप्लाई ऑफ गुड्स इन द मार्केट इंक्रीजेज, तो इस समय जो है वस्तु की पूर्ति तो मार्केट में बढ़ेगी ही बढ़ेगी, स्वाभाविक सी बात है। अब इसके लिए डायग्राम कैसा होगा, डायग्राम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर से हमने लिखा है वस्तु की पूर्ति को कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर, लेकिन इस बार हमने क्या लिखा है, इधर देखो वाई एक्सिस पर। पहले मूल्य लिख रहे थे, अब लिख रहे हैं साधनों का मूल्य, मतलब फैक्टर्स का प्राइस। तो यहाँ पर देखो, मान लो कि लेबर है, लेबर की जो मजदूरी होती है ना उसको वेजेस बोलते हैं, डब्ल्यू से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पी भी आप लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने लिख दिया है साधन का मूल्य यहाँ पर, ठीक है। तो साधन का मूल्य हमने मान लो यहाँ पर रख दिया है, और उस वक्त हमारी जो सप्लाई है वो इतनी है, लेकिन हमने क्या कहा, अगर आपको लेबर महंगा में मिलेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो लेबर देखो यहाँ पर महंगा में मिल रहा है, पहले लेबर का दाम यहाँ पर था, यानी कि मान लो पहले हम मजदूरी दे रहे थे उसको 200 रुपया, अब लेबर खोज रहा है कि नहीं हमको 300 रुपया चाहिए, तो लेबर तो महंगे में मिल रहा है, तो हम अपना कहेंगे भैया अभी तो हमको सप्लाई उतना नहीं करना है, हमारा प्रोडक्शन थोड़ा सा ही कर दो, हम इसे मार्केट में पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। तो देखो हमें लेबर यदि महंगे में मिला तो हमने क्या किया, अपना सप्लाई घटा दिया, ठीक है। लेकिन जब हमको लेबर सस्ता में मिलेगा, थोड़ा लेबर वगैरह जितने भी फैक्टर्स हैं सब हमको सस्ते में मिलेंगे, तो हम प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे, और प्रोडक्शन बढ़ने से फिर हम सप्लाई को बढ़ाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ पर देखा क्या हुआ, लेबर अगर महंगे में मिल रहा था तो हमने अपना प्रोडक्शन घटा दिया था, लेकिन लेबर जब सस्ता में मिलने लगेगा, 200 रुपये में नहीं बल्कि मान लो 100 रुपये में लेबर मिल जा रहा है, तो उस टाइम अपना जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ पर क्या देखने में लग रहा है कि सप्लाई कर्व जाना चाहिए था पॉजिटिव स्लोप वाला, है ना, लेकिन जा रहा है कैसा, ये देखो नेगेटिव स्लोप वाला जा रहा है। मतलब कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं ऐसा क्यों हुआ है, चूंकि साधनों का कीमत और पूर्ति में विपरीत संबंध होता है। आप ये समझ गए होंगे कि वस्तु का जो उत्पादन है या फिर जो वस्तु की पूर्ति है वो यहाँ पर उत्पादन के साधनों की कीमत से भी प्रभावित हो रहा है। चलिए अगले टॉपिक पर जाते हैं। अगले पॉइंट्स हमने ले लिया है, देखो यहाँ पर तीसरा फैक्टर क्या है, कह रहे हैं कि भविष्य में मूल्य परिवर्तन की संभावना होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि हो सकता है कि 2-4 दिन बाद इस वस्तु का प्राइस हो सकता है ज़्यादा मिले मार्केट में, तो उस स्थिति के हिसाब से हम अपनी सप्लाई को बढ़ाते या घटाते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि किसी वस्तु के भविष्य में मूल्य बढ़ने की संभावना हो, अगर कोई वस्तु हमको लग रहा है कि 2-4 दिन बाद अगर हम बेचेंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा,
समझ पा रहे हैं? 2-4 दिन बाद बेचेंगे तो यही वस्तु का कीमत हमको ज़्यादा मिलेगा। जैसे होता है ना, छठ के टाइम में क्या होता है, सूप दौरे का जो डिमांड होता है वो ज़्यादा होने लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लो हम सूप तैयार करते हैं या फिर आप मान लीजिए सूप तैयार करते हैं, तो उस टाइम आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे ना कि अभी पहले काहे बेचें, थोड़ा नज़दीक आने देते हैं, मार्केट गर्म होने देते हैं, फिर हम अपना सूप दौरा का डिमांड मार्केट में खूब जो है वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे, हम अपना जो है सप्लाई बढ़ा देंगे मार्केट के अंदर में। क्यों? क्योंकि उस टाइम पता है कंज्यूमर खूब ज़्यादा डिमांड करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यदि किसी वस्तु के मूल्य भविष्य में बढ़ने की संभावना हो, 2-4 दिन बाद ज़्यादा कीमत मिलने की संभावना है, तो उत्पादक वर्तमान में उसकी पूर्ति को कम कर देगा। ठीक है, समझ गए होंगे। और अपने पास उस वस्तु का स्टॉक बढ़ा देगा, यानी कि घर में सामान रख देगा सब समेट करके, कहेगा कि 2-4 दिन रुको ना, उस समय जब कीमत ज़्यादा मिलेगा तब बेचेंगे। तो यहाँ पर वही स्थिति बन रही है, कह रहे हैं कि जिसे भविष्य में बेच करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, भविष्य जो है वो भविष्य में मूल्य बढ़ने वाला है। देखो पूर्ति कैसे प्रभावित हो गया। इसी पॉइंट को हमने अंग्रेजी में कैसे किया है, कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज इन फ्यूचर, यानी कि एक्सपेक्टेड प्राइस यहाँ पर कौन सा होगा, हम आशा कर रहे हैं कि 2-4 दिन बाद ना अच्छा खासा कीमत मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में भी पूर्ति यानी कि प्रभावित तो हो रही है। क्या क्या है अंग्रेजी में, ध्यान से देखिए, कह रहे हैं कि इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज या फिर इंक्रीजिंग इन द फ्यूचर, यानी कि किसी भी वस्तु का कीमत भविष्य में बढ़ने की संभावना है, बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, तो हम उस टाइम में क्या करते हैं, देन द प्रोड्यूसर, तब एक उत्पादक क्या करता है, विल प्रेजेंट इट फॉर सेल इन लेस क्वांटिटी एट प्रेजेंट, मतलब वर्तमान समय में उस वस्तु की पूर्ति जो है कम प्रस्तुत करता है बेचने के लिए। वर्तमान समय में हम कम लेकर के पहुंचेंगे मार्केट में, क्योंकि हमको पता है कि 2-4 दिन बाद उसी वस्तु का दाम ज़्यादा मिलने वाला है हमको। तो हम उस वस्तु को क्या करेंगे, अभी स्टॉक बना करके रखेंगे, अपने घर में समेट करके रख देंगे, कहेंगे कि बाद में जब दाम ज़्यादा मिलेगा तो उस समय हम क्या करेंगे, हम उस समय ज़्यादा बेचेंगे, क्योंकि उस समय हमारी कमाई ज़्यादा होगी। सो कह रहे हैं कि सो दैट दे अर्न, यहाँ पर मोर प्रॉफिट, ज़्यादा लाभ कमा सकेंगे बाय सेलिंग इट इन द फ्यूचर, क्योंकि 2-4 दिन बाद तो दाम बढ़ने वाला है ही ना, तो थोड़ा सा धैर्य रख लेते हैं, है ना। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो इसका डायग्राम कैसे बनेगा। डायग्राम में हमें यहाँ पर फिर से एक्स एक्सिस में वही चीज़ लिखनी है जैसा कि मैंने बार बार लिखा, वस्तु की पूर्ति की मात्रा लिख दीजिए या फिर सीधा लिखो क्वांटिटी सप्लाइड। और यहाँ पर क्या लिखना है इस बार देखो क्या लिखना है, प्रत्याशित मूल्य लिखना है, यानी कि एक्सपेक्टेड प्राइस, यानी कि हम पहले एक्सपेक्टेशन यहाँ पर रखे हुए थे, ठीक है, यहाँ पर हमारा प्राइस और उस समय सप्लाई यहाँ पर थी। लेकिन अगर हम ये आशा कर बैठे हैं कि 2-4 दिन बाद ना 2-4 दिन बाद ना प्राइस ज़्यादा मिलेगा हमारी प्रोडक्ट का, तो यहाँ पर हम एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या करेंगे, अपना सप्लाई हम अभी प्रेजेंट टाइम में घटा देंगे। क्यों? क्योंकि बाद में बढ़ेगा दाम ना, अभी बढ़ा नहीं है, बाद में बढ़ेगा, तो अभी हमने सप्लाई क्या किया, घटा दिया। लेकिन यही वस्तु जब हमें ऐसा आशा नहीं बल्कि आशंका हो जाए कि 2-4 दिन बाद ना इस वस्तु का कीमत घटने वाला है, इस वस्तु को कोई गदानेगा नहीं, है ना, जैसे अभी ठंड जा रहा है धीरे धीरे, तो सप्लाई तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस समय सप्लाई तो अभी बढ़ा देना पड़ेगा चुप ही। क्यों चुपचाप बढ़ा देना पड़ेगा? क्योंकि अभी भाई जब जो है ना, अब चूंकि लोग रेट देंगे नहीं उस हिसाब से, दुकान में वो स्वेटर रजाई गद्दा सब पड़ा रह जाएगा, तो पता ही है कि अब गर्मी का मौसम पड़ जाएगा और उसकी वजह से लोग कीमत कम देना पसंद करेंगे उन वस्तुओं का। तो हम अभी फटाफट उसका जो है ना सप्लाई ऑफर मार के बेचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रखरखाव पर खर्चा आ जाता है या फिर जो है वो चूहों वगैरह से बचाने पर खर्चा आ जाता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जब लोग हमारी वस्तु का कीमत 2-4 दिन बाद कम देने की आशा में बैठे हुए हैं, तो हम निश्चित तौर पर उसका सप्लाई भी बढ़ा देंगे। मतलब कि यहाँ पर जब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भैया रुको 2-4 दिन बाद ज़्यादा कीमत मिलेगा, तब सप्लाई को हम जो है करेंगे ज़्यादा, अभी घटा देते हैं। उल्टा भी हो रहा है कि हम जब यहाँ पर ये देख रहे हैं, आशंका हो गया हमको एक सेलर के तौर पर कि नहीं, इसका तो प्राइस लोग कम देने वाला है 2-4 दिन बाद, तो हम क्या करेंगे, अभी अपना सप्लाई को दंतना करके बढ़ा देंगे, क्योंकि अभी तो अच्छा खासा कीमत मिल रहा है ना, उसी कीमत पर हम यहाँ पर देखो अभी ज़्यादा सप्लाई करने की कोशिश करेंगे, कहेंगे कि नहीं 2-4 दिन बाद तो कीमत घटने वाला है। तो इस ढंग से आपको सारी जो है वो आंसर राइटिंग करनी है। उम्मीद है इस वीडियो के अंदर जो है बताए गए कंटेंट आप समझ पाए होंगे। पूरा का पूरा हमने डायग्रामेटिक बताया, समय लगता है समझने में, लेकिन दम है इसमें, क्योंकि आप जब तक डायग्राम नहीं बनाएंगे आप अच्छा स्कोर कभी नहीं कर पाएंगे। सो मिलते हैं हम अगली वीडियो कंटेंट के साथ। आज रखते हैं इतना ही। जय हिंद।